28 मई 2016 की रात आम रातों की तरह ही सामान्य थी, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर में एक कोठी में आज एक ऐसा खेल खेला गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चैन की नींद लेने बिस्तर में गया एक करोड़पति आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन सवाल है कि ये क्या महज मौत थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल। आज बेपर्दा में उठेगा उस राज से पर्दा जिसने रिश्तों की नींव हिला दी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हरियाणा के योगेश बत्रा केस की। तारीख 28 मई 2016। वक्त सुबह के लगभग 5 बजे। स्थान जगाधरी का हुड्डा सेक्टर 17, यमुनानगर, हरियाणा। जगाधरी के हुड्डा सेक्टर 17 में शहर के जाने माने रईस योगेश बत्रा का परिवार भी रहता है। योगेश बत्रा बत्रा प्लाईवुड कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा उनके कई अन्य कारोबार भी बताए जाते हैं। 2 मंजिला उनकी कोठी में योगेश पत्नी प्रियंका के साथ ग्राउंड फ्लोर में बेडरूम में सोए थे। उनकी नाबालिग बेटी ऊपरी मंजिल के कमरे में सो रही थी। प्रियंका रोज सुबह जिम जाती थी और योगेश मॉर्निंग वॉक पर। लेकिन आज कुछ अलग था। प्रियंका ने उन्हें उठाने की कोशिश की पर योगेश नहीं उठे। प्रियंका घबराई हुई आवाज में, योगेश, उठो योगेश, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। हे भगवान, क्या हुआ मेरे पति को? उठो ना योगेश। प्रियंका ने शोर मचाया। नाबालिग बेटी दौड़ी, पड़ोसी जमा हो गए। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, कैसे 27/28 मई 2016 की रात चैन की नींद ले रहा एक करोड़पति इंसान हमेशा के लिए सो गया। क्या हुआ उस रात? क्या यह कोई प्राकृतिक मौत थी या कोई ऐसा षड्यंत्र जिसने पूरे हरियाणा को हिला दिया? पहले जानिए प्रियंका ने योगेश के पिता सुभाष बत्रा को क्या बताया। प्रियंका रोते हुए, पापा जी, योगेश नहीं रहे। वो रात अचानक घबरा कर उठे थे। चेहरे पर घना पसीना था और फिर बिना कुछ बताए सो गए। शायद उन्हें साइलेंट अटैक हुआ है। पड़ोसियों की मदद से योगेश को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड से उनके माता पिता सुभाष और कमलेश बत्रा भी मौके पर पहुंचे। हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहां से इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। योगेश की मौत के कुछ समय बाद प्रियंका का व्यवहार बदल गया। उन्होंने अपने जिम ट्रेनर रोहित को घर बुलाना शुरू किया। बत्रा परिवार का बिजनेस अब प्रियंका के हाथ में था। योगेश के माता पिता को घर से हटाने की कोशिश की गई। बच्चों को देहरादून में पढ़ाई के लिए भेजा गया। सुभाष बत्रा को यह सब संदिग्ध लगा। उनका अनुभव उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कैसे कोई विधवा का व्यवहार कुछ दिनों में इस हद तक बदल सकता है। यहीं से उनका शक गहरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने स्तर पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को मामले की जांच सौंपी। तब उन्हें पता चला प्रियंका और जिम ट्रेनर रोहित के बीच प्रेम प्रसंग था। सुभाष बत्रा के पास अब ऐसे प्रूफ और फोटोग्राफ भी आए जिससे शक यकीन में बदल गया। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन यमुनानगर पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। तब सुभाष बत्रा ने हरियाणा के डीजीपी से मुलाकात की। इसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और केस का सच धीरे धीरे सामने आया।
कहा जाता है योगेश और प्रियंका ने प्रेम विवाह किया था। दोस्ती से शुरू हुआ इनका रिश्ता मोहब्बत में तब्दील हुआ और फिर साल 1998 में इन दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी से शादी रचा ली। शादी के बाद प्रियंका बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती थी, जबकि योगेश बत्रा अपने व्यापार में। लेकिन कहा जाता है कि घटना से कुछ साल पहले प्रियंका एक जिम ट्रेनर के नजदीक आ गई। इस तरह भरोसे से शुरू हुआ ये रिश्ता अब फरेब की ओर मुड़ चुका था। कहा जाता है और आगे चल के इसी रिश्ते में मोहब्बत और भरोसे का बेरहमी से कत्ल हुआ। हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल कराया। मैं रोहित के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। हमने मिलकर योगेश की हत्या की साजिश रची, 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलाकर हत्या कराई। प्रियंका पुलिस के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर चुकी थी, लेकिन इसे साबित करना सुभाष बत्रा के लिए आसान नहीं था। चूंकि योगेश बत्रा की हत्या के बाद बिना पोस्टमार्टम के ही उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया था। खैर, 74 वर्षीय पिता ने दिन रात मेहनत की। FIR दर्ज कराना, जासूस से सबूत जुटाना, कोर्ट तक मामला पहुंचाना, यह सब कुछ उन्होंने खुद किया। DGP के आदेश पर SIT ने मामले की जांच की। सुभाष बत्रा ने सबूत जैसे मोबाइल कॉल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, लोकेशन डेटा SIT को सौंपे। सभी सबूतों से प्रियंका, रोहित और अन्य आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूदगी साबित हुई। इसके साथ ही टेक्निकल एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल ट्रैकिंग, संदिग्ध लोगों की आवाजाही, हत्या के दिन रोहित, 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर सतीश कुमार और श्याम सुंदर के शामिल होना, कैमरा फुटेज और गवाहों के बयान। SIT ने प्रियंका, रोहित, सतीश और श्याम को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित ने सतीश को 50,000 रुपए एडवांस देकर हायर किया था। काम पूरा होने पर 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। हत्या की रात तीनों करनाल से गाड़ी में आए। प्रियंका के साथ मिलकर योगेश के मुंह पर तकिया रखकर हत्या की गई। गुनाह बहुत ही सावधानी से किया गया था, लेकिन अंततः अपराधी को सजा भुगतनी ही पड़ती है। यही इन तीनों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपराध चाहे कितना भी पुख्ता और योजनाबद्ध क्यों ना हो, सच और न्याय की किरण जरूर उजागर होती है। योगेश बत्रा के पिता की हिम्मत ने साबित किया कि एक इंसान भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। परिवार के रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। हमें अपने मन को लालच, द्वेष और नफरत से बचाना चाहिए। हमेशा सच्चाई, प्रेम और न्याय के रास्ते पर चलें। किसी भी तरह का अपराध समाज को बर्बाद कर देता है। याद रखिए, अपराध का अंत विनाश और न्याय की जीत होती है। मोहित भाटी और अमजद राणा के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिर वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।